हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो बच्चों, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि टॉप 100 एमसीक्यूज का सीरीज होगा, जिसमें से जो है 50 एमसीक्यूज को इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है बाकी बचे 50 एमसीक्यूज को करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में इन्हीं एमसीक्यूज को ही जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो चलो आओ एक एक करके जो है वो सारे एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। आप लोगों को क्या करना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है, एक एक चीज को जो जो नोट्स बताएंगे उन नोट्स को नोट डाउन करके लिख करके रखना है। जो जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे वो सब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो आओ तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है झूमर। अच्छा रुको, क्वेश्चन नंबर 50 तो जी कर लिए थे ना, 51 से करना है। ठीक है, चलो 51 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं, बीच में रखना होगा ना। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। तो देखो बेसिकली 51 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। हाँ देखो 51 पे बोल रहा है छोटा नागपुर तस्करी अधिनियम कब लागू हुआ था। यानी कि ये जो छोटा नागपुर है, झारखंड का एक इंपॉर्टेंट जिला जो है छोटा नागपुर, बोला गया है कि वहां पे ये जो आपका तस्करी अधिनियम था वो कब लागू हुआ था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1908। ठीक है, तस्करी अधिनियम जो है वो 1908 को लागू हुआ था। क्या था तस्करी अधिनियम? तो तस्करी अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जो जमींदारों और तस्करों के किराए संबंधित नियम थे। यानी कि जो भी जमींदार थे या भी जो कश्तीदार थे, वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो किराया वसूल करते थे। तो उन्हीं लोगों के लिए जो है ये अधिनियम लाया गया था, ताकि उन लोगों पे जो है वो नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1908। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी। तो बच्चों सबसे प्राचीन अभिलेख जो था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब देखो इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है। सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना यानी कि संस्कृत, तो सबसे पुराना जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा। अच्छा, अभिलेख किसको कहा जाता है? अभिलेख का मतलब होता है जैसे कि धार्मिक ग्रंथ। अगर हम हिंदू धर्म का बात करें तो हम हिंदू धर्म का जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ईसाई का हो गया, कुरान हो गया, जो भी बाकी लोगों का जो है, ठीक है, उन सभी लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो बोला। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ था वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, चलो धार्मिक ग्रंथ मतलब वही होता है जैसे हम लोगों के लिए गीता है, ठीक है, और लोगों के लिए बाइबल कुरान होता है, वही चीज है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखो 35 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेक्सनीज नामक राजदूत किस देश के थे। तो मेक्सनीज नामक जो राजदूत था वो बेसिकली हम लोगों का यूनान का था। किसका था? यूनान का था। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 53 पे ऑप्शन में जो है वो यूनान क्यों नहीं लिखा है। ऑप्शन में लिखा है इटली का था, ग्रीस का था, लिखा हुआ है पुर्तगाल और चीन का, और मेरा रिसर्च के रिगार्डिंग ये जो है हम लोगों के यूनान के थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग हमको इसको नेट में सर्च करके इसका आंसर हमको बता देना, लेकिन मेरा ख्याल से इसका राइट आंसर जो है वो यूनान होना चाहिए था। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में इलाहाबाद अभिलेख पर किसने लिखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों के बारे में जो है उन्होंने हरिसेन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों के बारे में लिखा था कि समुद्रगुप्त जो थे वो क्या थे, उनकी उपलब्धियां क्या था, कौन कौन चीज उन्होंने अचीवमेंट कर रखा था, कौन कौन सा उनका योग्यता था, क्या उनका क्षमता था, एबिलिटी, स्किल्स, इन सब के बारे में जो है हम लोगों का किसने लिखा था, इसके बारे में जो है हरिसेन ने जो है वो लिखा था। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ यानी कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी। तो भाई बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ था त्रिपिटक, वो बेसिकली पाली भाषा में लिखा हुआ था। किस भाषा में लिखा गया था जी? पाली भाषा में लिखा गया था। और ये जो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, ये स्पेशली जो है वो बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध के बारे में बताता है कि भगवान बुद्ध क्या थे, उनके चरित्र, उनके जीवन काल और उनके जो है वो भगवान बुद्ध के बारे में ही जो है हम लोगों को इस धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक में जो है वो बताया जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया था और जो पूरा तरह से भगवान बुद्ध के ऊपर है। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। कौन सा चीनी यात्री भारत यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था? तो कौन सा चीनी यात्री आया था? तो उनका राइट नाम है युआन चुआंग। युआन चुआंग चीनी यात्री जो है वो भारत 7वीं शताब्दी में जो है वो आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे बोल रहा है झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो हम आप लोगों को ये चीज पहले भी बताए थे कि झारखंड का निर्माण जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये पहले का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 में बोल रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? यहां होना चाहिए प्रथम। अच्छा, प्रथम लिखा है। बोल रहा है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो, जब 15 नवंबर 2000 को जब जो झारखंड है वो बिहार से आजाद हुआ, यानी बिहार से अलग, आजाद नहीं बोलेंगे, सॉरी, अलग हुआ, जब दोनों अलग हो गया, तो उस समय झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मारडी। बाबूलाल मरंडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उस समय से लेकर के अब तक झारखंड के टोटल 6 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने मुख्यमंत्री? 6, जिसमें से आपका बाबूलाल मारडी हो गया, इसके बाद आपका हेमंत सोरेन हो गया, इसके बाद मधु कोड़ा हो गया, इसके बाद आपका ये आपका अर्जुन मुंडा हो गया, शिबू सोरेन हो गया। ठीक है, इसके बाद इससे पहले जो हम लोगों के थे रघुवर दास, ये हो गए। तो टोटल 6 मुख्यमंत्री झारखंड के अब तक हो चुके हैं और झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 3 बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2009 पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, 2010 पे और 2013 पे जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और झारखंड में अब तक टोटल 6 मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। आया समझ में? ठीक है, चलो सब चीज बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर चीज को नोट डाउन करके जरूर रखना क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बताते हैं आप लोग को। तो 59 नंबर पे बोला किस स्थान को झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो भाई रांची को जो है वो झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे बोला क्या है? आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन 1938 को हुआ था। अब ध्यान से समझना, 1938 में ईसाई आदिवासियों ने एक गठन बनाया था जिसका नाम था उन्नति समाज। याद रखना, पहले आदिवासी महागठन का नाम कुछ और था, इसका नाम था उन्नति महासभा। ठीक है, उन्नति समाज। इस उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह और राम नारायण सिंह। जयपाल सिंह और राम नारायण सिंह जो थे इनके संस्थापक थे और उन लोगों का मांग था कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। झारखंड को अलग राज्य बनाया जाए। इसके बाद 1939 को, याद रखना डेट, 1939 को 1939 को इसका जो है यानी आदिवासी, ये जो हम लोगों का उन्नति समाज है, इसका नाम बदल करके आदिवासी समाज रख दिया गया था 1939 को। इसके संस्थापक कौन थे? श्री जयपाल सिंह और राम नारायण सिंह जो थे इनके संस्थापक थे और इन लोगों का मांग क्या था कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है, हर चीज का नोट्स बना करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जन्मदाता हैं वो हैं हम लोगों के ये है हम लोगों के A.O. ह्यूम। कौन है? A.O. ह्यूम। इन्हें जो है कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता। अब ध्यान से समझना, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। याद रखना, कब स्थापना हुआ था जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो इसका स्थापना हुआ था हम लोगों का 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था और उस समय जो है वो 72 इसका प्रतिनिधि थे। और ये जो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय इसका जो अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ये जो हम लोगों का
चंद्र बनर्जी है, ये उसके क्या थे जी, ये उनके अध्यक्ष थे। और उनकी अध्यक्षता में ही जो है ये जो एओ ह्यूम है उनकी नियुक्ति की गई थी। और उन्होंने ही जो है इस पार्टी का जो है या इस दल का जो है वो निर्माण किया था। ठीक है, भारतीय कांग्रेस दल के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, जो किसकी अध्यक्षता में काम कर रहे थे? वो चंद्र बनर्जी। और इसका राष्ट्रीय कांग्रेस दल का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, याद रखना, डेट पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पे बोल रहा है एनी बेसेंट का संबंध अधिकतर किससे था? तो एनी बेसेंट का संबंध जो था होम रूल आंदोलन से था। आप लोगों को अगर हिस्ट्री पता ना हो तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि एनी बेसेंट जो थे उन अंग्रेजों में से एक थे जो भारत के भलाई के लिए या भारत के लिए दया, दर्द, हमदर्दी रखते थे और भारत देश को आजाद कराने चाहते थे। जिस तरह से आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है मर्द, ठीक है, जिसमें मर्द टांगे वाला ऐसे करके गाना है। तो आप लोग अगर उस फिल्म को ध्यान से देखे होंगे तो उस फिल्म में एक विदेशी, एक जो है अंग्रेज लेडी है जिसका नाम था लेडी हेलना। तो लेडी हेलना जो थी उसके मन में हम इंडियन के लिए दया, दर्द, हमदर्दी, करुणा थी। सेम उसी तरीके से जो है ब्रिटिश जो हम लोगों पे राज किया करते थे उसमें से ही एक महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट एक महिला थी जो भारत के लिए दया, दर्द, हमदर्दी, करुणा रखा करती थी। और भारत देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने ही जो है वो प्रस्ताव रखा था होम रूल आंदोलन का, कि भारत को अगर आजाद कराना है या भारत को राजनीतिक में अगर मजबूत बनाना है तो होम रूल आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलो 62 हो गया। हाँ, और थोड़ा सा ये जो है हम लोगों का एनी बेसेंट, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। 1917 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। 1917 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन हम लोगों का कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 63 के बाद 64 नंबर बोला गया है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों का तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना किए थे वो हम लोगों का, इसका राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो हम लोगों का लेखक थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम, और इन्होंने ये कब लिखा था? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक इन्होंने जो है वो 1959 को लिखा था, 1959 को लिखा था। और इनके बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे। स्वतंत्र भारत का, यानी भारत देश आजाद होने के बाद भारत के पहले स्वतंत्र शिक्षा मंत्री थे। यानी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे हम लोगों के मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 22 फरवरी 1985 को। इनकी जो है वो मृत्यु हुआ था। भारत देश आजाद होने के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक कब लिखा था उन्होंने? 1959 को। ठीक है, जो नोट्स बताते हैं सब नोट डाउन करके रखना। 66 नंबर पे आते हैं। बोला गया है क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1922 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1922 को शुरू हुआ था और दुर्भाग्यवश इसी दिन 1 अगस्त 1922, इसका राइट आंसर होगा ये 1 अगस्त 1922, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। 1 अगस्त 1922 को, और दुर्भाग्यवश उसी दिन जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जो है वो मृत्यु भी उसी दिन हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। और आप लोगों को बता दे कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा 8 राज्य है? तो सबसे पहला जैसे हम लोगों का है गुजरात से होकर गुजरती है। गुजरात के बाद हो गया राजस्थान के बाद हो गया हम लोगों का मध्य प्रदेश के बाद हम लोग का हो गया छत्तीसगढ़ के बाद हो गया हम लोगों का झारखंड के बाद हो गया पश्चिम बंगाल शॉर्ट में लिख रहे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद हो गया हम लोगों का त्रिपुरा और सबसे लास्ट में हो गया हम लोगों का मिजोरम।
ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर के जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, नोट डाउन करके इसको रख लेना। ठीक, 66 7 हो गया। 68 झारखंड में कितने जिले हैं? तो बेटा ये तो सबको याद होगा, झारखंड में टोटल जो है वो 24 जिला है। ठीक है, तो 68 का आंसर मेरा होगा आपका 24। 69 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है झारखंड जिले में लोकसभा सदस्यों की कितने सीट हैं, यानी झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कितनी सीट है? तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 69 ना, हाँ, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की जो है वो 14 सीटें हैं। याद रखना, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कितनी सीट है? 14। अब ये 14 सीट जो है वो कौन कौन सा दल को मिला है? तो ध्यान से समझना, इन 14 सीटों में से जो बीजेपी है, बीजेपी का 11 सीट है, और इन 14 सीटों में से जो कांग्रेस है, कांग्रेस का 1 सीट है। इसके बाद मेरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका 1 सीट है। इसके बाद हम लोगों का आजसू जो है, आजसू जो है, इसका हम लोगों का 1 सीट है। तो टोटल 14 सीट का बंटवारा इस तरीके से हुआ है। अगर हम थोड़ा सा बताने में गलती कर रहे हैं तो आप लोग नेट में चेक करके हमको बता देना, लेकिन मेरे नॉलेज के रिगार्डिंग और रिसर्च के रिगार्डिंग जो है वो यही है, 14 सीट है, जिसमें बीजेपी का 11, कांग्रेस का 1, जेएमएम का 1 और आजसू का 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस दल से संबंधित है? तो ध्यान से सुन लो, झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में श्री हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत सोरेन है। अब आप इतना जानते हो कि हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, जेएमएम जो है वो इनका है। लेकिन इस बार जो झारखंड में सरकार बना है वो पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं है, गठबंधन का सरकार है। गठबंधन का सरकार मतलब है कि ये जो जेएमएम है, ये जेएमएम जो है इसमें कांग्रेस भी आके मिला है और बाकी जो कुछ दल हैं वो दल भी यहाँ पे आए हैं। तो बेसिकली इसलिए बोला गया है, मेन 2 ऑप्शन दे रहा है यहाँ कि कांग्रेस और बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कांग्रेस के साथ जो है वो गठबंधन का सरकार बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कांग्रेस। ठीक है, किस दल के सदस्य हैं? कांग्रेस के। 70 हो गया। 70 के बाद 71 में आते हैं। 71 पे बोला गया है गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी होता है। जो गठबंधन सरकार बनता है उसमें सत्ता जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जो जो इसके सदस्य होंगे उनके बीच जो है वो होता है। ठीक है, 72 नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना कि संविधान सभा का जो परमानेंट अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो हम लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इनके बारे में आपको कई सारी चीजों के जानना जरूरी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत आजाद होने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये याद रखना इनके बारे में। आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलो आगे हो गया। 73 नंबर, 73 नंबर पे बोल रहा है कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान से बाहर कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल संविधान से जो है वो बाहर कर दिया गया और इसे राज्य संविधान को जो है वो सौंप दिया गया। अब थोड़ा सा अगर बात हुआ है तो जिक्र कर ही लेते हैं कि हम लोगों के बताओ कितने मौलिक अधिकार होते हैं? तो हम लोगों के 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन 6 मौलिक अधिकार? सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। भारत में संविधान का वर्णन किया गया है। तो भारत में संविधान को राज्यों का संघ बोला गया है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार ये बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और ये किसमें बोला गया है? तो ये संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है उसका अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। बोला गया शिक्षा का अधिकार है। तो भाई शिक्षा का अधिकार हमारा जो है वो मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया 57 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है राज्य में नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का। ठीक है,
कुछ कुछ चीज थोड़ा सा देख लेना। 77 में बोला भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो भी संविधान है उसे लिखा गया है। चलो, अगर भारतीय संविधान का जिक्र हो ही गया तो आप लोग हमको बताओ कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और भारतीय संविधान को बनने में कितना दिन लगा था और भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, चलो इतना तो हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना तो सबको पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो पता लगाओ, ये बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। 78 नंबर का प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, किसने कहा था? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की जन्म कुंडली है, ये के.एम. मुंशी ने कहा था। अब के.एम. मुंशी का फुल फॉर्म होता है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की जन्म कुंडली है। ठीक है, 79 नंबर पे कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो याद रखना आप लोग अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 जो है वो संविधान में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अब हमको पता नहीं कि यहाँ पे अनुच्छेद 29 क्यों नहीं दिया है, आप लोग एक बार चेक करके हमको इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, 79 के बाद आता है 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है संविधान के बिना प्रावधानों का न्याय मान्य ठहराया गया है, यह है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहलाता है ये। ठीक है, 81 नंबर पे स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनका आध्यात्मिक गुरु जो था वो रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के जो है वो गुरु थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इन्हें ही जो है उन्होंने समर्पित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी हो गया, सिद्धू कानू मुर्मू हो गया, नीलांबर पीताम्बर हो गया, इसके बाद आप लोगों का विनोद बिहारी महतो जी हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी, इसके बाद आचार्य विनोबा भावे जी। इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, तभी ना इनके नाम पे विश्वविद्यालय बना, लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। उठो जागो एवं लक्ष्य से पहले ना रुको, ये किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य का पीछा तब तक मत छोड़ो जब तक उसे तुम प्राप्त ना कर लो। अब स्वामी विवेकानंद जी का जो है वो जन्म कब हुआ था? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1902 को हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 82 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। बोल रहा है क्वेश्चन पे स्वामी विवेकानंद का दर्शन प्रभावित था। स्वामी विवेकानंद जो थे वो किस धर्म से ज्यादा प्रभावित थे? तो वो बौद्ध धर्मवाद थे, यानी उनको जो बुद्धिज्म जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद था। हाँ, सनातनी धर्म भी थे, वो सनातनी धर्म का भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है उनका सम्मान करते थे और उनको बढ़ावा देते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पे बोल रहा है स्वामी विवेकानंद के विचारों को जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है उन्हें व्यवहारिक वेदांता बोला जाता है, यानी उनके विचारों जो है हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, 85 नंबर पे बोला स्वामी विवेकानंद के अद्वैतवाद के अनुसार सर्वोच्च यथार्थ है। भगवान बुद्ध के अनुसार जो है वो सर्वोच्च यथार्थ क्या है? तो भगवान बुद्ध के अनुसार जो है वो सर्वोच्च यथार्थ के रूप में आत्मा को बोला गया है, यानी आत्मा शाश्वत है। हम लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। एक मिनट रुको, ना गलत बोल रहे, मृत्यु तो ऊपर बता चुके ना। अच्छा सॉरी सॉरी जी। हाँ, इसके बारे में बताना है 85 के बारे में कि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो हम सबको पता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1875 को। और ध्यान रखना 15 नवंबर पे 2 शुभ दिन होता है। एक शुभ दिन है भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म, और दूसरा इस दिन झारखंड का स्थापना हुआ था, यानी झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, आया समझ में? तो झारखंड स्थापना दिवस को जो है भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। अब भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है वो खूंटी जिले के उली हातू शहर में हुआ था। याद रखना, शहर बोल लो या तो फिर उली हातू गांव में हुआ था, ये याद रखना, कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आते हैं 87 नंबर पे। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान अभी बताएं। उली हातू में जो है उनका जन्म स्थान था। ठीक है सर, आगे आते हैं
बोला गया विच रिलीजन डिड बिरसा एक्सेप्टेड, यानी भगवान बिरसा जो है वो उन्होंने किस धर्म को अपनाया था, तो ईसाई धर्म को यानी कि क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अपनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 89। 89 पे बोल रहा है उलगुलन विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन तो हम आप लोगों को पहले भी पूछे थे, ठीक है, कि उलगुलन विद्रोह किसने किया था, तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो है वो उलगुलन विद्रोह किया था, जिसमें झारखंड की जमीन पे गैर आदिवासी लोगों का जो कब्जा है उसके विरुद्ध जो है उन्होंने ये आंदोलन जो है उन्होंने शुरू किया। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी, तो भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो 1900 को हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो रांची के जेल में मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान बिरसा मुंडा को जो है जहर देकर के मारा गया था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने हैजा की बीमारी थी जिनसे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सटीक आंसर किन्हीं को नहीं पता, क्योंकि जब भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी तो उनकी जानकारी जेल वालों ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लोगों को उनकी जानकारी नहीं दिया था, इसलिए लोगों को साफ तौर पे नहीं पता है कि आखिरकार उनकी मृत्यु का असली वजह क्या है। ठीक है, लेकिन कोई बोलते हैं कि उनकी मृत्यु हैजा के कारण हुई थी और कोई कहते हैं कि उन्हें जहर देकर के मारा गया था। बोला गया है दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है फिलोसफी। जो दर्शन है उसको इंग्लिश में फिलोसफी कहा जाता है। 92 पे बोल रहा है झारखंड दर्शन नहीं है किस चीज का, तो झारखंड जो है सॉरी भारतीय दर्शन नहीं है, तो भारतीय दर्शन जो है वो निराशावादी नहीं है, निराशावादी नहीं है। ठीक है, 93 प्रथम आर्य सत्य है दुख, प्रथम आर्य सत्य है दुख। ठीक है, 49 94 नंबर योग का मार्ग को क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति योग करता है और योग के मार्ग को चुनता है तो उसे जो है कहते हैं हम लोग, योग के मार्ग को जो है हम लोग आष्ठिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टिका मार्ग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 बोला गया है साम में एक पदार्थ है, साम में एक पदार्थ है, तो साम में एक जो है हम लोगों का पदार्थ है यहाँ पे अभाव का, अभाव, या इसको आप द्रव्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, 96 नंबर राधा कृष्णा जी को भारत रत्न की प्राप्ति कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को जो है वो भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1954 को। अब थोड़ा बात करते हैं कि ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जो है वो जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जो जन्म है वो हम लोगों का 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और इनके जन्मदिन के दिन ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है वो 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत देश आजाद होने के बाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, पहले उपराष्ट्रपति बने थे, पहले उपराष्ट्रपति, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो है बने थे। याद रखना इस चीज को। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो है ये बने थे। आया बात समझ में, ठीक है सर, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, 96 हो गया, आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। 97 पे बोला किसके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े राधा कृष्णा जी, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। राधा कृष्ण जी के अनुसार धर्म क्या है, धर्म एक बुद्धि है, ज्ञान है, अनुभव या विवेक है, तो उनके अनुसार जो है ये एक ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं, राधा कृष्णा जी की मृत्यु कब हुई थी, आगे अब अभी बताए थे कि राधा कृष्णा जी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, जल्दी बताओ। 17 अप्रैल 1975 को जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी, 17 अप्रैल 1975 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा क्या है, तो राधा कृष्ण जी के अनुसार शिक्षा जो है वो सीखने की एक प्रवृत्ति है, जिसमें हम कुछ सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर एक एक क्वेश्चन समझ में आए तो ओके, सब चीज का नोट डाउन करके नोट्स बना करके लिखो। कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बताओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।